देखो बच्चों, पिछली क्लास में बच्चों एग्जाम्पल नंबर 14 पे है हमने डिस्कशन की थी और एग्जाम्पल नंबर 15 पर। ठीक है, लास्ट में सबसे ज्यादा जो बात आई थी वो सबको थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि x1 y1 lies on the curve, therefore satisfy the equation of the curve। ठीक है, अब फिर से हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है जहां हम पिछली क्लास में अटके थे। फिर से आपको क्वेश्चंस करने हैं, जिसको जो भी वहां दिक्कत आ रही है, क्लियर नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है ये, किसी को लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है। ध्यान से समझो, कोई दिक्कत है उसको क्लियर करो। ठीक है, और सब स्ट्रेट लाइन वगैरह रिवाइज कर लिया, जितने मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट लिखवाए थे पिछली बार। yes. ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अब आओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 16 पर, पेज नंबर 208। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 208, एग्जाम्पल नंबर 16। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 2। देखो यहां पर भी वही सिचुएशन आएगी जो अभी पिछले क्वेश्चन में आई थी, यानी पिछली क्लास में तो आप लोग थोड़ा परेशान हुए थे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल। सभी के पास बुक होती है कि नहीं? बिना बुक के कोई मत बैठना, ये कुछ नहीं समझ में आएगा। बुक होनी चाहिए सबके पास। Find the equation of all the lines having slope 2 and being tangent to the curve. Y plus 2 upon x minus 3 is equal to 0। ठीक है, हाँ वो प्रथम 4 मार्क वाले क्वेश्चन वो तो अभी प्रैक्टिस के लिए बनाते रहेंगे, बट सीबीएसई में ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप। अब टीचर भी कहाँ से बनाए, इतने ज्यादा एमसीक्यू है नहीं ना सीबीएसई से रिलेटेड। तो कुछ पूछा ही नहीं, प्रथम नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ, समर्थ, सॉरी समर्थ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो इन्हीं क्वेश्चन में से एमसीक्यू बना देते हैं, तो वो सब करो, क्वेश्चन तो करने चाहिए। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। देखना बेटे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 बीइंग टेंजेंट टू द कर्व। कह रहा वो सारी लाइनें जिनका स्लोप 2 है, वो बताओ वो लाइनें इस कर्व की टेंजेंट होंगी किस पॉइंट पर। यानी इन शॉर्ट कह रहा है कि आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिवन है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। मैं एक रफ फिगर बनाऊंगा, पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा पैराबोला ही बनाता हूँ समझाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि सबका पैराबोला ही होता है, ये समझने के लिए। सपोज ये अपने पास कर्व है और आपको निकालना है बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Px1y1। क्या निकालना है? Px1y1। ठीक है, और जो भी लाइन यहां से जा रही है उसका स्लोप आपको गिवन है, यानी जो टेंजेंट है उसका स्लोप आपको गिवन है, वो स्लोप है 2, ये आपको गिवन है। तो मैंने कहा था दो ही कैटेगरी के क्वेश्चन, या तो स्लोप गिवन होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछेगा, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होगा स्लोप पूछेगा। अभी क्या गिवन है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिवन है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लेट करो कि भाई कहाँ ये इसका टेंजेंट होगा। लेट Px1y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो हमें गिवन है बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और क्या गिवन है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 2/3। दिस इंप्लाइज, अगर मैं सिंबल में बात करूं तो dy by dx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। लेकिन जब आप अपना ये पॉइंट रख देते हो x1 y1, तो ये एक
स्पेशल पॉइंट पे कह रहा है कि x1 y1 पे क्या स्लोप है, वो है 2/3। सर 2/3 कहाँ से है? सर वो 2 है सर। नहीं सॉरी 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 बच्चों, सॉरी, ये 2 है, सॉरी। तो स्लोप कितना गिवन है? 2 गिवन। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 2, और सिंबल्स में क्या मतलब हो गया? dy by dx एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपको गिवन है। सर dy/dx के जो नीचे आप ये लिखते हैं सर किस काम आता है? देखो, इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लो आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू x², करेक्ट? आपने कहा dy by dx कितना आया बेटा? ये आ गया 2x। तो ये जो क्वांटिटी आपने निकाली है ना, ये क्वांटिटी, ये कहलाती है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। जिस हम कर्व की बात कर रहे हैं, इस कर्व पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। ये देखो, ये सब, ये तो जो आपने dy by dx निकाला है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है किसी भी एक पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, ये जनरल हो गया। जब आपने कहा कि ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है x1 y1 पर, तब आप स्पेशली इस लाइन के बारे में बात कर रहे हो, यानी एक टेंजेंट के बारे में बात कर रहे हो जो x1 y1 से पास कर रहा है। या अगर मान लो कोई नंबर लिख दिया जाए कि भाई पास कर रहा है 1 1 से, तो ये इस पे आने वाला एक पॉइंट है, तो उस यूनिक पॉइंट पर कितना स्लोप है ये आप बताते हो यहाँ पर। अब बात समझ गए? dy by dx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। और जैसे ही आपने x1 y1 यानी पॉइंट को डिफाइन किया, तो उसने यूनिक टेंजेंट के बारे में कहा, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक ही टेंजेंट पास कर सकता है। तो ये इसका मतलब होता है। तो आपने कहा कि जिस पॉइंट पर ये इसको टच कर रहा है, जहां इसका स्लोप 2 है, वो है x1 y1। वो पॉइंट नहीं दिया था, हमने उसको लेट किया। जैसे कहते हैं ना, लेट स्पीड बी x, फिर x को फाइंड आउट करते हैं। वैसे आपने कोऑर्डिनेट को लेट किया x1 y1, फिर आप उस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने चल रहे हो। अभी कौन कौन मेरी बात समझ गया? हैंड रेज करो जिसको ये डाटा कलेक्ट करना आ गया। हर्षित रावत, सदफ, समर्थ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। सदफ क्लियर? नो सर। हाँ जी, बताओ क्या दिक्कत आ रही है? सर ये जो आपने डेटा कलेक्ट करना सिखाया है समझ नहीं आया। देखो फिर से समझो, अगर आपको y इज इक्वल टू x² दिया गया, कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, और कोई स्पेशल पॉइंट नहीं दिया, तो जब आप एक कर्व को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है टेंजेंट का स्लोप। अब वो टेंजेंट का स्लोप, मान लो ये आपके पास कर्व है, तो यहां से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस गुजर सकती हैं, ऐसे, ये देखो ऐसे कितनी भी जा सकती है। जब आप एक पॉइंट को मेंशन कर देते हो, किसी भी एक पॉइंट को जब आप मेंशन कर देते हो, तो वो बताता है ये स्पेशली किस टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है। तो हर पॉइंट पर अलग टेंजेंट होता है, ठीक है? अब मान लो सर्कल है अपने पास, सर्कल में एक टेंजेंट ये जा रहा है, एक टेंजेंट ये जा रहा है, एक टेंजेंट ये जा रहा है, और एक टेंजेंट ये जा रहा है। तो जो आप dy by dx कहते हो ना, तो समझ लो वो इन चारों के बारे में बात कर रहा है। जब आप एक स्पेशल पॉइंट पे बात करते हो, मान लो ये है 1 1 से पास कर रहा है, ये -1 2 से पास कर रहा है, ये 3 2 से पास कर रहा है, जब उसमें आप ये पॉइंट डाल देते हो तो वो स्पेशली इसके बारे में बात कर रहा है। या 3 2 डाला तो वो स्पेशली इसके बारे में, इसके स्लोप के बारे में बात कर रहा है। ये होता है पॉइंट पुट करने का मतलब। अब समझ में आया? सर सर सारे टेंजेंट की स्लोप अलग अलग होती है, फिर एक जैसी होती है? सारे टेंजेंट की स्लोप बेटे अलग अलग हुई। सर यहाँ पर ऑल क्यों लिखा है? फाइंड ऑल द लाइन, जैसे इसने बोला फाइंड ऑल द लाइन, है ना? तो अगर आप जैसे सर्कल को देख रहे हो, तो लाइनें पैरेलल भी हो सकती हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग है, तो स्लोप 2 है। तो अगर आपके पास ऐसे टेंजेंट निकल रहे हैं जिनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग है, बट वो सारे पैरेलल हैं,
तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी आएगी, इसलिए उसने बोला ऑल द टेंजेंट हैविंग स्लोप 2। ठीक है, तब ये पॉसिबिलिटी। सर लेकिन आपने बोला कि सर तो सबके अलग अलग होते हैं, तो एक ही लाइन होनी चाहिए। नहीं, आप ये देखो ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका अलग है, एक पॉइंट से यूनिक टेंजेंट जा रहा है, इसका अलग है। अब दोनों का स्लोप अगर 2 आया तो स्ट्रेट लाइन में क्या रिलेशनशिप होता है? स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल। तो आप ये कह रहे हो टेंजेंट्स आर पैरेलल, टेंजेंट तो अलग अलग है क्योंकि अलग अलग पॉइंट से जा रहे हैं, बट स्लोप क्यों बराबर आ रहे हैं? क्योंकि वो पैरेलल है। ऐसा तो हो सकता है ना, पैरेलल यस टेंजेंट, सर। ये पैरेलल वाली बात है। और बताइए, तो सर यहाँ पर 2 पॉइंट निकलेंगे। अब देखते हैं वो कितने निकलते हैं, क्या पता एक ही निकले, क्या पता 3 निकले। उसने कहा ऑल द टेंजेंट्स, तो देखते हैं कितने निकलेंगे, क्या पता एक ही निकले। ठीक है, रहेगा तो सेम ही ना सर, स्लोप सेम रहेगा, स्लोप सेम रहेगा, बट अलग अलग टेंजेंट हो सकते हैं। टेंजेंट अलग हो सकते हैं ना दो। अब देखो, इनफाइनाइट लाइंस प्लेन में है और सारी पैरेलल है, तो उनका स्लोप सेम होगा, लेकिन लाइनें कितनी है? लाइन तो बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, अब मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। हाँ जी, सदफ समझ में आ गई बात कि पॉइंट का क्या यहाँ पर मतलब है? यस सर। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने फाइंड आउट कर लिया जी dy by dx एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू 2, ये अपने पास डेटा आ गया। अब dy by dx ही हमें लिंक करेगा x1 y1 के लिए। तो आपको y गिवन है y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो ऐसे ठीक रहेगा डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव तो हो गया dy बाई dx, माइनस 2 को ले आए बाहर, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर। एक्सप्लेन करने की जरूरत है? हाँ जी, डिफरेंशिएशन किसी को ना समझ में आई हो हैंड रेज करो। x माइनस 3 पहुंच गया न्यूमरेटर में, x माइनस 3 टू पावर माइनस 1, n x n माइनस 1 का फॉर्मूला, फिर आप उसको ले आए नीचे पॉजिटिव कर दिया, यानी 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई dx अब अपने पास बन गया प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब बच्चों हमने निकाला dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1, या p भी लिख सकते हो जैसे मैंने पिछले वाले में डिनोट किया था। तो ये आ गया 2 अपॉन x1 माइनस, आपने क्वेश्चन रूल लगाया ना? क्वेश्चन रूल नहीं लगाया, मैंने बताया हुआ क्वेश्चन रूल तब लगाओ जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में फंक्शन हो, नहीं तो क्वेश्चन रूल मत लगाओ। ठीक है सर, माइनस 2 कांस्टेंट ले लिया। अब मैंने पावर रूल लगा दिया ना, x माइनस 3 न्यूमरेटर में पहुंच के हो गया x माइनस 3 टू पावर माइनस 1। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो x1 y1 मैंने यहाँ पर पुट किया। अब dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 देखो ऑलरेडी अपने पास वैल्यू है। जितने स्टेप्स आपने किए हैं ये सब में कॉमन ही रहते हैं जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको निकालना होता है, यानी x1 y1। तो ये कितना है अपने पास? 2 है, ये मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, ये आ गया 2 अपॉन x1 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब तुम लोगों की प्लस माइनस वाली कंफ्यूजन फिर से ध्यान से देखना यहाँ पर। दिस इंप्लाइज x1 माइनस 3 होल स्क्वायर। x था ना सर, x माइनस 3 का था, x1 कैसे हुआ? दोबारा बोलो। सर वो x माइनस 3 होल स्क्वायर था ना? हाँ, x1 माइनस 3 होल स्क्वायर हुआ ना। x1 y1 जब पॉइंट आपने रख दिया तो आपको यहाँ रिप्लेस करना है x और y की पोजीशन। तो y तो है नहीं, x को क्या रखा? x1 रख दिया, x1 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब x1 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये एक इक्वेशन है, ये एक फंक्शन नहीं है कि आपको y के बारे में सोचना पड़े, कोई स्क्वायर रूट नहीं है। तो ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। अब ये स्क्वायर जब 1 पे जाएगा तो ये स्क्वायर रूट
+-1 आपको देगा। क्या देगा? +-1। ठीक है, तो आपने क्या किया? दिस इंप्लाइज x1 - 3 इज इक्वल टू +-1। दिस इंप्लाइज x1 - 3 इज इक्वल टू 1 और x1 - 3 इज इक्वल टू -1। ये आ गया x1 4 और x1 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास x1 की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई। ठीक है, पहले यहां तक मुझे बताओ, किसी को अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर करो, क्योंकि एक बार दिमाग में ये फिट हो गया तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। दिख रहा है सबको? इसमें हमने +-1 क्यों लिया? क्योंकि ये एक इक्वेशन है। देखो, अगर आप इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हो तो x1 - 3 होल स्क्वायर को ओपन करो, a² + b² - 2ab। फिर आप 1 को इधर शिफ्ट करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे बेटा तो यही दोनों वैल्यूज आएंगी, 4 और 2। तब भी कर सकते हैं ऐसा। और अभी आप कोई फंक्शन नहीं सॉल्व कर रहे हो, आपके पास सिंगल वेरिएबल x1 है और जो कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जैसे फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। यहां ध्यान दो, अगर मैं x की वैल्यू 4 रख दूं, 4 - 3 कितना हुआ? 1। 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, सेटिस्फाई। x की वैल्यू 2 रख दूं तो 2 - 3 - 1 आफ्टर द स्क्वायर +1। देखो हो रहा है इक्वल। ये मतलब होता है इक्वेशन का कि x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करें। बात समझ में आ गई? अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती मतलब वो इक्वेशन नहीं है। हाँ, सेटिस्फाई नहीं करती तो नहीं लेते, लेकिन इसमें तो करेगी ना, क्योंकि इसी से तो वैल्यू निकाली है आपने। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना करे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा तरीका भी है, x1 - और 3 dy/dx जो है वो स्लोप होता है ना? वो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब a² - b² का फॉर्मूला लगाओ, सेम वैल्यू बनेगी। तो सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, ये अलजेब्रिक वे है। अब जिसको जैसे समझ में आए वो उसको कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं जो मैंने किया है वही आप करो। आप चाहो तो x1 - 3 होल स्क्वायर भी पूरा ऑफ कर लो, 1 को लेफ्ट में ले आओ, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करो और x1 की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन जो मैंने किया ये थोड़ा टाइम बचा सकता है, इसलिए मैंने वही तरीका किया। तो अब आपने x1 y1 वैल्यूज तो निकाल ली, वो तुम लोगों ने देख लिया। अब सबसे सर? बड़ी, हाँ सर ये बता दो x - 3 का होल स्क्वायर ये कैसे है? -1। x1 - 3 का होल स्क्वायर जो +-1 आया, या जो तो मैंने सर जैसे हमने डेरिवेटिव किया ना -2 - 1/x - 3 का होल स्क्वायर, ये समझ नहीं आ रहा है x - 3 अच्छा, का ये होल डेरिवेटिव कैसे आया? ओके, कैसे? ठीक है, देखो यहाँ पे आओ, d/dx ऑफ -2/x - 3। एक मिनट, सॉरी, d/dx ऑफ -2/x - 3। -2 एज अ स्केलर मल्टीपल बाहर कर दिया, ये 1/x - 3 को लिख दिया x - 3 is to power -1। -2 एज इट इज n x n -1 और x - 3 का डेरिवेटिव हो गया 1, माइनस और माइनस +2/x - 3 होल स्क्वायर। अभी बताओ, सर ठीक है? लेकिन मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि आप एक फॉर्मूले की तरह याद रखो, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो ये था 1/x - 3 डेरिवेटिव हो गया -1/x - 3 होल स्क्वायर बाई चेन रूल d/dx ऑफ x - 3 विच इज 1। तो ये एक स्टेप में हो जाएगा। तो मैंने रूट का डेरिवेटिव और 1/x का डेरिवेटिव बोला, एज अ फॉर्मूला याद कर लो तो हम बहुत सारे स्टेप्स बचा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये ध्यान रख सकते हो आप, इसको मैं हटा रहा हूं।
नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, अब अगली बात आती है कि भाई अब y1 आप कैसे निकालेंगे। बिकॉज px1 y1, अब यहां ध्यान देना, ये पिछली बार बहुत सबको समस्या थी। बिकॉज px1 y1 lies on the curve, therefore satisfy the equation of the curve। इसका मतलब क्या है कि अगर लाइज ऑन द कर्व का मतलब होता है कि x1 y1 इसका सॉल्यूशन है। जैसे मान लो x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया मैंने 1 2। मैं कह रहा हूं कि 1 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका क्या मतलब है कि x की जगह 1 और y की जगह 2 रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ये होता है सॉल्यूशन करना। तो जो आप ये कह रहे हो ना x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, तो इसका मतलब है x1 y1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन अपने पास कौन सी है? वो एक्सप्रेशन अपने पास ये वाली है, y प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी जो x1 y1 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप y की जगह y1, जैसे आपने y की जगह 2 रिप्लेस कर दिया, ठीक है, प्लस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x1 y1 कैसे आया, कितने लोग समझ गए? हैंड रेज करो। वेरी गुड। हर्षित, जागृत, सदफ, समर्थ, क्लियर नहीं हुआ? देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मुझे ये कहना है कि 1 and 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 1 and 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर इन दोनों को इस इक्वेशन में रख दिया जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तभी इसको सॉल्यूशन आप कह सकते हो। और इसी को कहते हैं, ठीक है, एक मिनट समर्थ भी शो कर देते हैं, इसी को आप कहते हैं कि 1 2 इज अ सॉल्यूशन या 1 2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यानी जब इसका ग्राफ बनेगा तो उस पर 1 2 कहीं ना कहीं आएगा जरूर उसके स्केच पर। यानी ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इस स्ट्रेट लाइन में कहीं ना कहीं 1 2 जरूर आएगा, ये मतलब होता है। तो जब आप ये कह रहे हो ना px1 y1 लाइज ऑन द कर्व, ये मतलब ये है कि ये कर्व पर आ रहा है और इस कर्व की इक्वेशन ये है। इसका मतलब x1 y1 इसका सॉल्यूशन है। मतलब P तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ना। P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ टेंजेंट एंड कर्व का। जी सर, हाँ जी सर, है ना? अगर इंटरसेक्शन हुआ मतलब इसका मतलब ये कर्व पर भी आता है भाई, यानी कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यस और ये टेंजेंट लाइन पर भी आता है, अगर इसकी इक्वेशन में रखा जाएगा तब भी सेटिस्फाई करेगा। अब बात सही है? यस सर, आगे अब तो क्लियर है बात। तो इसलिए क्या किया कि इसको आप यहां पर पुट कर देते हैं कि भाई ये एक्सप्रेशन कहना गलत नहीं होगा। एक्स वाई के एक्सप्रेशन को x1 y1 में भी बोला जा सकता है, क्योंकि आपने अब एक स्पेशल पॉइंट रख दिए। जैसे यहाँ पे आपने रख दिए थे 1 और 2, वो पॉइंट आपने रख दिए, ठीक है। अब इसमें से आपको x1 पता है, तो क्या कोरस्पॉन्डिंग y1 नहीं निकाल सकते? ठीक है, तो व्हेन x1 इज इक्वल टू 4, तो आपका y1 हो गया y1 प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 हो गया 1, y1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y1 आ गया बच्चों माइनस 2। तो आपके पास कोऑर्डिनेट बन गया 4 कॉमा माइनस 2। मतलब इस कर्व पर एक पॉइंट 4 कॉमा माइनस 2 है, इससे अगर एक टेंजेंट पास होता है तो उसका जो स्लोप है वो 2 होगा। और इसने आपसे कहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन। तो आपको इक्वेशन बतानी, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है, ठीक है। अगर एक लाइन एक कर्व को टच करेगी तो वो टेंजेंट होगी, तो अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। पहले अब यहां से आप पहला पॉइंट तो निकाल लेते हैं, फिर इक्वेशन निकालते हैं। अब दूसरा देखो, व्हेन x1 इज इक्वल टू 2, तो आपका y1 कितना होगा? y1 प्लस 2 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y1 प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस 2, y1 इज इक्वल टू 2।
यानी कोऑर्डिनेट बन गए 2,2। ठीक है, समझ में आया? यहां तक अब आप काम कर चुके हो। अब तुम लोग एक बार फिर से इसको देख लो और ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। फिर से शुरू करते हैं। अब देखो ध्यान से, उसने कहा था find equation of all lines which can be tangent to the given curve with slope 2 या having slope 2। तो अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। बिना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के इक्वेशन आप नहीं निकाल सकते। तो जब आपको स्लोप गिवन है तो आपको फोकस करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कि भाई ये कौन सी लाइन है, कर्व को कौन से पॉइंट पर टच करती है। तो हमने वो पॉइंट ले लिया x1 y1। पॉइंट क्या हो गया? x1 y1। ठीक है, अब x1 y1 पर स्लोप गिवन है तो dy by dx एट पॉइंट x1 y1 2 हो गया। अब आप dy by dx के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हो, डेरिवेटिव करते हो, पॉइंट को पुट करते हो और आप कोई भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा x ही निकलेगा, y भी निकल सकता है, वो इक्वेशन पर डिपेंड करता है। तो आपने क्या किया, x1 निकाल लिया जो कि 2 मिले हमें। अब आपका अगला काम है भाई इसका कोरस्पॉन्डिंग y निकालना कि अगर वो जहां टच कर रहा है उसका पॉइंट x है तो उसका y क्या होगा, तभी तो इक्वेशन बताएंगे ना। तो पॉइंट लाई ऑन द कर्व, लाई ऑन द कर्व का मतलब होता है वो कर्व के ग्राफ पे आ रहा है। अगर कर्व के ग्राफ पे आ रहा है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई ही करेगा। और आपने तो माना ही है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कर्व पे आता ही है। तो y जो इक्वेशन है उसमें आपने पॉइंट पुट कर देने हैं, फिर कोरस्पॉन्डिंग x रख करके आपने उससे रिलेटेड y निकाला, तो आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल दिया। आपको मिला कि लाइंस जिनका स्लोप 2 है वो कर्व को 2 पॉइंट पर टच करती हैं, एक है 4 - 2 और एक है 2 और 2। अब इन दोनों से रिलेटेड आपको निकालनी है बच्चों इक्वेशन। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो पहला केस है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट when passes through 4, -2 with slope 2। इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसलिए लिख रहा हूं जबकि तुम लोग रिवाइज करो तो तुम्हें समझ में आए। तुम लोग सीधे इक्वेशन लिख सकते हो। तो इक्वेशन होगी बच्चों y - y1 स्लोप इज 2 x - दोनों की इक्वेशन। दोबारा सर आगे इक्वेशन दोनों की। थोड़ा सा ना वॉल्यूम बढ़ाओ बेटा। सर वो कह रहा है आ गई इक्वेशन। अच्छा इक्वेशन आ गई, हाँ जी बिल्कुल आ गई। अच्छा ये कह रहा है y + 2 is equal to 2x - 8। दिस implies 2x - y और 2 को भी यहाँ ले गए -10 is equal to 0। ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट टेंजेंट। अब दूसरा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट passes through 2 2 और स्लोप वही रहेगा विद स्लोप 2। अब क्या इक्वेशन बनेगी सेम, y - y1 2x - x1 y - 2 इट इज 2x - 4। बच्चों रीअरेंज कर दिया 2x - 4 -2 इज इक्वल टू 0। अब चलिए, अब देखो जल्दी, अब सिर्फ 12 सेकंड लूंगा, फटाफट देखते जाओ। जो आखिरी में x की वैल्यू डाली थी ये इस वाली क्वेश्चन में डाल सकते हैं y = -2/x - 3 वाली में। ये तो बेटा कर्व की इक्वेशन है, इसमें डालोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है लेकिन आपको टेंजेंट की इक्वेशन नहीं दे सकती है। ठीक है, ये तो वो ग्राफ है जिसका टेंजेंट आपको निकालना है, तो यहाँ पे डालने का कोई मतलब ही नहीं, इक्वेशन थोड़ी देगी टेंजेंट को। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अब आपको उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास करता है 4 - 2 से और उसका स्लोप है 2, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला कंसेप्ट आपको डालना है।
y minus y1 mx minus x1. हर्षित, क्लियर? यस सर। अब किसको किसको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर ये सब समझ गए, जितने अभी तक हमने 3 किए हैं, तो अब सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। मतलब बेसिक चीज तो क्लियर हो गई कम से कम। हैंड रेज करो फटाफट। और थोड़ा मैं इसको और मिनिमाइज कर देता हूँ पॉइंट्स के बाद, अगर किसी को तब भी कोई दिक्कत हो सर तो। ये सारी लाइनें टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है। ये सारा टेंजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है सर इसमें पूरी डिफरेंशिएशन करके दिखानी तो नहीं होती ना? नहीं, जैसे ये नहीं कि चेन रूल पूरा शो करना है, आप डायरेक्ट जैसे मैंने किया वैसे करो। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर? कोई और दिक्कत, किसी को कुछ और पूछना चाहता हो इससे रिलेटेड? फिर मैं आगे बढ़ूं। अब बढ़ते हैं आगे फिर। ठीक है, अब आओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 17 पर। एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 करने से पहले अब एक कॉन्सेप्ट समझो आप। अगर एक स्ट्रेट लाइन, ध्यान देना, ये हो गया अपने पास कार्टेशियन प्लेन, और ये आ गया आपका XO X डैश YO Y डैश। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बनती है तो इसका स्लोप क्या होता है? अगर एक लाइन आप एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाएं तो इसका स्लोप क्या होगा? सर 0। 0 सर। सर 0 होगा। 0 हो गया पहले स्लोप, रहता। है ना? तो स्लोप इज व्हाट? स्लोप इज 0। अगर एक टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो तो उसका स्लोप क्या होगा? सर 0। 0 होगा। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? dy by dx at a given point. So if a line, tangent line is parallel to the x-axis, then dy by dx at point P is equal to 0. ठीक है, दूसरा केस, अभी ये बातें लिखेंगे। अगर एक लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस हो तो उसका स्लोप क्या होगा? नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। अगर एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी y सर एक्सिस है, बिल्कुल यही है, ऐसा नहीं क्वेश्चन भी है। ये 90 डिग्री हो, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हुआ? नॉट डिफाइंड। अब जो नॉट डिफाइंड स्लोप है उसको आप कहेंगे 1/0। क्या कहेंगे? 1/0, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट स्लोप, इन्फिनिटी शोर 1/0 इन्फिनिटी, और 1/∞ होता है 0। तो ये ध्यान रखना है। तो स्लोप कितना हुआ? 1/0। अगर मान लो ये एक टेंजेंट लाइन हो, ठीक है, तो कंडीशन क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट at point P when tangent is parallel to, पैरेलल लिख दूं या याद रहेगा? सिंबल से समझ जाओगे, लिख देता हूं। when tangent is parallel to x-axis is equal to dy by dx at point P is equal to 0। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट और ऐसा एक क्वेश्चन में भी है। बस इसीलिए इसको हम पहले पढ़ रहे हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P when tangent is parallel to y axis is equal to dy by dx at point P 1/0। अब बच्चों मैंने ये ज्योमेट्री क्यों पढ़ाई?
क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टेंजेंट के बारे में ही कह सकता है, वो नॉर्मल के भी बारे में कह सकता है। इफ द नॉर्मल टू द गिवन कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो आपके दिमाग में स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप 0 है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस है तो उसका स्लोप 1/0 है। अब वो चाहे टेंजेंट हो, नॉर्मल हो या एनी अदर स्ट्रेट लाइन हो। क्लियर बात? बट ये मैंने इसलिए लिख दिया कि तुम लोगों को सिंबल थोड़ा समझ में आ जाए, बेसिक ज्योमेट्री पर काम करना है आपको, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 17, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 17 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व की इक्वेशन है x² / 4 plus y² / 25 is equal to 1, at which tangent, बात इसने टेंजेंट की है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पर जो स्लोप है वो इनडायरेक्ट गिवन है, लेकिन गिवन है स्लोप, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो क्या रोल होगा? सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई किस पॉइंट पर इसके टेंजेंट का स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है और पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, तो एक ही पॉइंट से काम चल जाएगा, अलग अलग नहीं लेट करना पड़ेगा। लेट px1 y1 be the point of contact, ठीक है। पहला पार्ट बेटा, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अब बात आपको गिवन है फर्स्ट एक्सप्रेशन में। सर इतना लिखना जरूरी है इसमें? ये इससे क्या होता है कि डेटा कलेक्ट कर लेते हो, और पेपर में इन सभी एप्लीकेशन में अगर आपने ये ज्योमेट्रिकल रीजनिंग नहीं डाली तो आपके नंबर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं डायरेक्ट लिख दिया dy/dx at point p0। अगर एमसीक्यू की बात है तब नहीं लिखना, तब थोड़ी लिखना है, ठीक है। सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन होगा तब आपको लिखना है, करेक्ट। तो ये सब प्रेजेंटेशन है सीबीएसई की जो आपको करनी है, रीजनिंग सारी डालनी होती है। तो dy/dx at point p कितना हो गया? 0। तो चलिए अब dy/dx का मतलब निकालना पड़ेगा। तो ये आ गया अपने पास x² / 4 y² / 25 is equal to 1, differentiating with respect to x on both sides। डिफरेंशिएटिंग से पहले सर हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते? डिफरेंशिएशन से पहले सिंप्लीफिकेशन ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगी इसमें? तो जैसे x² ऊपर है और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y का स्क्वायर है तो नीचे 5 का स्क्वायर है, तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है ना इसमें। क्या होगा इसमें? सर वो होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 सीधा नीचे आ जाएगा ना। तो बच्चे रूट नहीं हो जाएगा? रूट हो जाएगा ना। अगर y² / 25 is equal to 1/x² / 4 करोगे, फिर स्क्वायर को शिफ्ट करके रूट करोगे, तो इससे अच्छा डायरेक्ट ही कर दो। पढ़ा तो इम्प्लीसिट फंक्शन ज्यादा इजी है, ठीक है। x² / 4 plus y² / 25। सर रूट क्यों होगा सर? वो 2 जो है जब मैं एक बार डेरिवेटिव करूं फिर आपसे बात करेंगे, तो ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं। अब जो 4 है वो तो कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में, तो कोई क्वेश्चन रूल नहीं लगना। 4 बाहर, x² का डेरिवेटिव 2x/4, y² का डेरिवेटिव 2y/25 dy/dx, और 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया? 0, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो इजी है ज्यादा कि नहीं अभी जो मैंने किया? अब आपके पास आ गया 2y/25 dy/dx इज इक्वल टू -2x/4। 2 से 2 बच्चों कैंसिल कर दो, और आपका dy/dx आ गया, ओ सॉरी, -25x/4y। अब तो स्लोप की जरूरत पड़ेगी भाई, x1 y1 निकालना है।
dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P यानी x1 y1 माइनस 25 x1 अपॉन 4 y1। कुछ दिक्कत जो मैंने अभी समझाने की कोशिश की, सबको समझ में आ गई बात? किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो, कुछ कोई पूछना चाहता है। हाँ जी समझ। फिर भी एक बार तुम लोग देख लो। अब प्रथम बताओ आप क्या कह रहे थे? इसलिए सर मैं ये कहता हूँ वो जो होल स्क्वायर करते हैं वो रूट कैसे बन जाता है? वो तो सर जो ऊपर था वो डिफरेंशिएट करके और नीचे नहीं आता मल्टीप्लाई में। अच्छा, मैंने आपके क्वेश्चन से ये समझा था कि आप कहना चाहते हो कि y इन टर्म्स ऑफ x निकाल करके डिफरेंशिएशन करना, ठीक है? तो आप ये बात नहीं कहना चाहते हो। सर मैं ये कहना चाहता था जैसे वो उसका होल स्क्वायर होता ना x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर तो होल स्क्वायर होता। ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पे y स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर हो जाता। करेक्ट। तो जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। वो वाली जो बात है ना, वो और ये एक ही बात है। उसमें हम जो है एक्स्ट्रा स्टेप फालतू में कर रहे हैं, जबकि जो 4 को 2 का स्क्वायर लिखने का हमें कोई फायदा नहीं बेटे। मतलब मुझे ये लग रहा है कि आप इसमें क्वेश्चन रूल से बचने के लिए ऐसा कर रहे हो, जबकि यहाँ क्वेश्चन रूल की हमें जरूरत ही नहीं है। जो 4 है वो एज अ स्केलर मल्टीपल है। जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 4 लिखा है तो इसका मतलब है 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई 4 तो के हो गया, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का होगा जो कि 2x हो जाएगा। अब बात समझ गए? ऐसे ही वाई स्क्वायर बाई 25 का मतलब है 1 बाई 25 वाई स्क्वायर। तो 25 तो बाहर डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का होगा। तो वाई आ गया सर, समझ आ गया। ये चीज आपको करनी है, ठीक है ना? कभी कांस्टेंट में वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है। कांस्टेंट जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उसको ऐसे ही रहने दो। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। एक मिनट बच्चों, ठीक है? तो यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P मेरे पास है, वो कितना है? 0। मैं यहां इसे रिप्लेस कर सकता हूं। दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू माइनस 25 x1 अपॉन 4 y1। अब 4 y1 0 से मल्टीप्लाई होकर के हो गया 0, और x1 कितना आ गया बच्चों? 0। 25 0 के नीचे गया, 0 हो गया। आपने इस केस में x1 निकाल लिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सारे पॉइंट, मतलब x1 का कोरस्पॉन्डिंग y भी तो चाहिए, वो तो अभी हमने निकाला नहीं। अब वो पॉइंट हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो कौन सा स्टेप होगा? अगला स्टेप जाएगा हमें कर्व की तरफ लेकर के। भाई कर्व का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज px1 y1 लाइज ऑन द कर्व, देयरफॉर सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो x1 y1 में रिलेशनशिप मिलेगा, ठीक है? बिकॉज px1 y1 therefore x1 square upon 4 y1 square by 25 is equal to 1। तो x1 क्या है बेटा? x1 is equal to 0। because x1 is equal to 0, तो ये पूरी क्वांटिटी तो 0 हो गई। 0 upon 4 0। y1 square by 25 is equal to 1। y1 square is equal to 25। अब मुझे बताओ y1 प्लस माइनस आएगा या सिर्फ प्लस आएगा? थोड़ा तो देखने प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा, क्यों? इक्वेशन है सर। इक्वेशन ये एक इक्वेशन है, वेरी गुड। यही चीज समझने की। ये मत समझो कि y दिख जाए तो हम प्लस माइनस ले ही नहीं सकते। वो कंडीशन तब होती जब मान लो y होता रूट एक्स। अब ध्यान से समझना बच्चों, y होता रूट एक्स when x is equal to 25। अब आप x को रख करके y निकाल रहे हो, कोई इक्वेशन नहीं है ये। तो जो इस 25 का रूट होगा वो y होगा। तो अब y आएगा प्लस। बात समझ गए? क्योंकि y इज इक्वल टू रूट एक्स, एक वो चल रही है, फंक्शन के बारे में बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि मैं कंफ्यूजन दूर कर सका हूं ये वाली, या कोई है दिक्कत किसी को अभी भी? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हाँ
ठीक है। प्रथम तुम्हारी वॉइस कभी कभी मेरे पास बहुत लो आती है। सर एक बार समझा दो सर। अच्छा देखो फिर से समझो, यहाँ जो बात हो रही है वो एक आप सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हो कि भाई वाई स्क्वायर आपको 25 दे रखा है, आप ये काम कर रहे हो। वाई स्क्वायर क्या दे रखा है? 25। ये एक इक्वेशन है, और यहाँ जो सिचुएशन होती है इसको कहते हैं कि ये फंक्शन की फॉर्म है जिसमें y कहलाता है सेटिस्फाइड होना कर रही है, जैसे हम 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इक्वल टू 25 होना कर रही है। नहीं, सेटिस्फाई का मीनिंग ये है कि आपके पास ये एक इक्वेशन है, आप बताओ y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, जब हम इसमें पुट करें तो आपको 25 के बराबर देंगे। बताओ क्या वैल्यूज हो सकती है? 5 और -5 भी तो हो सकता है, -5 का स्क्वायर 25 होता है ना? सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब यहाँ जो समस्या है, यहाँ ये होता है कि आपको इस y से कोई मतलब नहीं है। x में x, इस पूरे रिलेशन में x की वैल्यू रखने पर जो x को सॉल्व करने में आंसर आएगा वो आपका y कहलाएगा। ठीक है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने कहा y इक्वल टू रूट एक्स व्हेन x इज 25। तो आप इस पे मत ध्यान दो y क्या है, आप ये कहो x 25 है, तो यानी रूट 25 कितना होता है? रूट 25 क्या होता है? छोटी क्लासेस में कभी प्लस माइनस लिखा आपने? नहीं, क्योंकि वो इक्वेशन नहीं थी। तो रूट 25 5 होता है। तो व्हेन x इज 25 y इज इक्वल टू 5। अभी बताओ क्लियर कि नहीं? अब तो हो जाना चाहिए। सर अगर इक्वेशन होगी तो फिर प्लस माइनस नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन नहीं है ना, मैं वही तो डिफरेंस समझा रहा हूँ कि ये जो अभी आप कर रहे हो y1 स्क्वायर इज इक्वल 25, इट इज अ इक्वेशन, ये फंक्शन नहीं है कि कहीं गलती से आप सोचो कि y नजर आए तो ऑलवेज फंक्शन, नहीं, ये इक्वेशन है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अच्छा चलो इसको मैं वैसे नहीं करता, प्लस माइनस नहीं याद करवाता। देखो y1 स्क्वायर -25 0, y1 स्क्वायर और 25 को लिख दिया 5 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला y1 -5 और y1 +5। अब देखो इधर y1 इज इक्वल टू +5 और y1 इज इक्वल टू -5। अब बताओ, अब तो होगा फैक्टराइजेशन करके। ये बात होती है। तो इसी को शॉर्टकट में कह देते हैं कि जब हम रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस लिख देते हैं, और शॉर्टकट कहते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विद सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब एक ही सेटिस्फाई करे तो एक ही लेना होगा, दो सेटिस्फाई करें तो दो लेने होंगे। तो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x1 0 रखने पर आपको दो y1 मिले, तो यानी आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, दिस इंप्लाइज 0,5 और 0,-5। ये आपके हो गए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हेन अ टेंजेंट इज पैरेलल टू दी, काफी छोटा हो गया, व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। फिर से देखो जरा एक बार, x1 square by 4, y1 square by 25, 1 कह रहा find all the points at which tangent to the given curve is parallel to the x-axis. Because tangent to the given curve is parallel to the x-axis, therefore slope of the tangent at that point is equal to 0. आ गया, ये अपने पास कंडीशन हो गई। ये चीज हमें ढूंढनी पड़ती है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, हमें मिल गई कि भाई कितना है स्लोप। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो स्लोप जरूर होगा, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो अभी इनडायरेक्ट गिवन था, वो उसने डायरेक्ट निकाला कि स्लोप 0 है ये। फिर आप इसका यूज करते हैं, एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डालते हैं, और फिर स्लोप का इस्तेमाल करके दोनों में से कोई ना कोई एक वेरिएबल जरूर निकलेगा, नहीं तो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन बनेगा। ओके, फिर उसके बाद क्या किया? अगला स्टेप क्या है कि भाई उसका कोरस्पॉन्डिंग x1 या y1 निकालना है, because point P x1 y1 lies on the curve, so therefore this point satisfies the equation। तो इस पॉइंट को रख दिया कर्व में। अब x1 गिवन था तो कोरस्पॉन्डिंग y निकाला, तो when x1 is 0 there are 2y +5 -5, तो कोऑर्डिनेट बन गए इधर 0 5 और 0 -5। इन दोनों पर अगर आप टेंजेंट बनाएंगे
तो वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस आएगा। अभी मैं इसका तुम लोगों को सबूत भी देता हूँ क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, अभी कितने समझे फर्स्ट पार्ट, हैंड रेज करो। अब कुछ मुश्किल लग रहा है? कल जो तुम लोग पिछली क्लास में जो परेशान थे सारे कि कुछ टॉपिक मुश्किल है ये। सर ये पी एक्स लाइज ऑन द कर्व लिखना पड़ेगा। हाँ ये लिखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो मैंने कहा ना कि एनसीईआरटी जैसे नहीं करना है तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। आप एक ऑब्जेक्टिव बना के चलो कि अपना ये पॉइंट है जिस पर टेंजेंट पैरेलल है तो x1 y1 ले लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, स्कूल में भी कहीं नहीं कराते, एक्स और वाई में क्वेश्चन कर देते हैं, तो वहीं से तो कंफ्यूजन बन के तैयार हो जाती है सबकी। जैसे तुम लोग पूछते हो कि अभी तो ये y था, अब ये y1 कैसे बन गया, क्योंकि स्कूल में तो कराया नहीं ऐसा, तो ये इसलिए हो जाती है कंफ्यूजन। तो ध्यान से पहले बात को सुनो कि क्या मैं डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट। फिर y1 में चेंज नहीं करा तो मार्क्स कट जाएंगे। एक बार रिपीट करिए, y1 सर y1 नहीं लिखा तो y में कर दिया पूरा। कोई बात नहीं, कर सकते हैं, अगर तुमको आता है तो कर सकते हो। ये तो मैंने अपनी तरफ से किया ना, एक्स और वाई में किया जा सकता है क्वेश्चन और वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है, वो गलत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम पहले से ही डाटा को कलेक्ट कर लेते तो कुछ ऐसा याद नहीं करना होता। देखो पहले हमने रख लिया, मैंने सारे के सारे जितने भी इसके क्वेश्चन है दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए कि या तो पॉइंट निकालना है या तो स्लोप निकालना है। पॉइंट निकालना है तो स्लोप गिवन होगा और स्लोप निकालना है तो पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, मैंने इस तरीके से आपको कैटेगराइज कर दिए क्वेश्चन। फिर मैंने कहा सर वो इक्वेशन कैसे मतलब पता नहीं चलेगा इक्वेशन, लेकिन क्वेश्चन पता नहीं चल रहे हैं। इक्वेशन अच्छा इक्वेशन, तो इक्वेशन के लिए तो बोलेगा तब इक्वेशन निकालनी है ना। नहीं सर, जब वो हमें प्लस माइनस करना है ना तो उसके लिए सर इक्वेशन का नहीं पता चल रहा, वो सर कंफ्यूज कर रहा है। वो वाली कंफ्यूजन अभी तक क्लियर नहीं हुई, इक्वेशन और ये वाली फंक्शन वाली। नो सर, आ जाएगा, धीरे धीरे रुक जाओ, अभी और सिचुएशन आए तो समझा। ठीक है ना, वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। ठीक, अगला सेकंड पार्ट पर आता हूं। सेकंड पार्ट कह रहा है बच्चे, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब एक बात आप ध्यान रखो कि ये चीज जो लिखना है ना, dy by dx इज इक्वल टू 1/0 लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ऑड लगता है। आप इसमें ऐसे लिखेंगे, therefore dx by dy लिख दो, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, dx by dy at point p is equal to 0। ठीक है, समझ गए? बाकी ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं वही लिखता हूं, तुम लोग सोचोगे कि ये कहां से आ गया, फिर से एक नई चीज बता दी। ठीक है ना, इसको रहने देते, हम वही करते हैं, हम यही लिखेंगे, therefore dy by dx at point p is 1/0 पैरेलल टू दी y एक्सिस है। अब dy by dx तो ऑलरेडी निकाला हुआ है तो दोबारा डिफरेंशिएट करना नहीं है, तो अपने पास dy by dx आ रखा बेटा। dy by dx कितना है, 25x/4y माइनस 25x/4y। dy by dx is equal to minus 25x/4y. This implies dy by dx at point P is minus 25x1/4y1. This implies 1/0 is equal to minus 25x1/4y1. अब किया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4y1 is equal to 0. This implies y1 is equal to 0. देखो बच्चों, यहाँ कोई दिक्कत, किसी को भी डाउट हो हैंड रेज करो। जिसे इसके हैंड रेज है वो डाउट करो। हर्षित, स्नेहा, सिद्धांत, और फिर मुझसे क्वेश्चन पूछो अगर कोई डाउट है तो।
क्लियर है बात? बढ़े आगे? सर अगर dx by dy लेके चलते तो भी आंसर 0 हो जाता। तब फिर इसको रेसिप्रोकल कर देते ना, तब भी ये आंसर आता, फिर हम 0 लिख देते ना सीधे। इसलिए मैंने वो बात ही हटा दी कि 1/0 वाली बात ही याद रखो, जो पढ़ाई है उसी के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, अभी करेक्ट है? अब नेक्स्ट कंडीशन बेटा, बिकॉज पॉइंट लाई ऑन द कर्व, because px1 y1 lies on the curve, therefore satisfy the equation, यानी x1 square upon 4 y1 square by 25 is equal to 1। तो y1 कितना है? 0, y1 को डालो 0, x1 square by 4 is equal to 1। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि यहां कोई दूसरा वेरिएबल है? प्रथम कुछ ऐसी एक्सप्रेशन बन रही है कि when x is equal to this one, what is the value of y? सिर्फ इतने में सोचना है, पीछे की बातें सब भूल जाओ। यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना, बस आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन है, आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x निकालना है, यानी रियल वैल्यूज ऑफ x निकालना है। ठीक है, तो इसी का शॉर्टकट जो बनता है, सर एक बार रिपीट करना सर, एक बार। हाँ, मैंने ये कहा कि जैसे x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्या यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि when x1 is this one then find y, ऐसा कुछ है? सिर्फ इसके आगे अगर मुझे बढ़ना है तो ये एक इक्वेशन कि भाई इसको सॉल्व करके वही वेरिएबल बस निकालना है आपको। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन है 2x + 4 = 0, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं। अब समझ में आया? यस सर। ये फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब अपने पास x1 स्क्वायर आ गया, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो x1 आ गया बच्चों +-2, तो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2, 0 और -2, 0। अब तुम लोगों को मैं इसकी ज्योमेट्री समझाता हूँ क्यों ऐसा हुआ, देखें कौन कौन समझ पाता है। ये पेपर बनाने की जरूरत नहीं। क्या आप बता सकते हो ये किसकी इक्वेशन है? 11th में तो पढ़ के आए हो सारे कॉनिक सेक्शन, कोई बता सकता है मुझे? कॉनिक सेक्शन में था पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उन सब में से ये किसकी इक्वेशन है? चेक करो जरा, देखो कौन कौन कुछ 11th वगैरह याद रखता है कि नहीं। अरे शायद से हाइपरबोला की है। हाइपरबोला पक्का? और कोई बताओ? पैराबोला की। पैराबोला, वेरी गुड। और ऑनलाइन पेपर बहुत अच्छे से दिया तुमने सोनी 11th का। किसने? हाँ सदफ। अरे अभी याद नहीं है इसलिए। कोई बात नहीं, ऑनलाइन जब पेपर होंगे तो शायद एलिप्स की है। वेरी गुड, एलिप्स की इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। एलिप्स की इक्वेशन। हाँ जी, पैराबोला कहाँ से हो गया? कहाँ से? कौन है? एक मिनट, सिद्धांत। y² इज इक्वल टू 4ax इज अ पैराबोला। x या y में से किसी एक पर ही स्क्वायर होना चाहिए, दोनों पर स्क्वायर है तो सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला। अब उसमें से आपको छांटना होता है कौन सा है। ठीक है सर, आगे जाके थोड़ा इस्तेमाल होगा भी। लेकिन जैसे अगर इक्वेशन के बारे में बोले तो फिर ये हाइपरबोला ही है, क्योंकि x² अपॉन a। हाइपरबोला में माइनस आता है बीच में, x² अपॉन a²। हाँ सर, बस ये फर्क है, बाकी तो ऐसे ऐसे ही है। इतने से तो बहुत फर्क हो जाएगा, एक माइनस से बहुत छोटा फर्क है। हाँ जी, x² अपॉन a² यानी 2² y² अपॉन b² यानी 5² इज इक्वल टू 1।
ठीक है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि क्यों ये सिचुएशन बनती है। वैसे काम आएगा सर इनका? काम तो हर चीज आती है, कोई चीज बेकार होती है बताओ मुझे? सर 12th में सुनना आएगा। 12th में नहीं सर आएगा ना एपीजीपी बेकार हमें पड़ेगा, एपीजीपी काम थोड़ी ना आएगी। अच्छा जी, क्यों नहीं काम आएगा ये बताना जरा। सर हमारे कॉमर्स में तो काम नहीं आएगी, शायद 12th में तो वैसे काम नहीं आएगी। चलो इसका जवाब किसी दिन तुम लोगों को तसल्ली से बात करेंगे, तभी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे बेटे ये एलिप्स मैंने बनाया, ठीक है, तो मैंने ये एलिप्स गलत बनाया, ठीक है, इसको भी ठीक करता हूं, तो मेरा ध्यान लग चला गया। देखो, जब कोफिशिएंट ऑफ y लार्जर होता है तो मेजर एक्सिस y एक्सिस होती है। इसका वैसे इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कैसे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहे हैं दोनों जगह, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा तो और क्लियरिटी रहेगी। तो हमेशा जो एलिप्स बनेगा जिसका कोफिशिएंट बड़ा होता है उस तरफ जो है अंडा हॉरिजॉन्टल होता है। एलिप्स तो पता ही है, ठीक है, अंडे की तरह होता है। अगर एक्स एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल अंडा रख दो, और वाई एक्सिस के नीचे बड़ा है तो वर्टिकल रख दो अंडा, ठीक है। अब जो ये पॉइंट आते हैं बच्चों, ये एंड पॉइंट होते हैं, ये वाले जहां एक्स एक्सिस को काटता है ना, वो ये है ए, यानी 2 और -2, ये देखो 2 0 और -2 0, ये वाला होगा। बट ये तो वाई एक्सिस का था, नहीं एलिप्स तो यही है, ये आ गया। अब ये y वाला है, ये रहा y वाला अपने पास हो गया 0 5 और 0 -5, ये। अब देखो एक टेंजेंट जा रहा है 0 5 से, वो ये है, और ये दूसरा जा रहा है 0 -5 से, और दोनों ही पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, इसलिए आपको ये कोऑर्डिनेट मिले थे। ये देखो व्हेन y1 इज 0, एक मिनट, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस वाला ये था, ये रहा 0 5 और 0 -5, ये पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस था। अब ये रहा आपका पैरेलल टू दी वाई एक्सिस वाला कंसेप्ट, ये देखो, तो कहां से पास कर रहा है, -2 से और +2 से, इसलिए इनके स्लोप बराबर है। अभी देखो जो मैंने फिगर समझाई, कुछ समझ में आया? सर सबके स्लोप बराबर है? नहीं नहीं, बनाने आपको किसी के नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, सिर्फ ये बताना वो चाहता कह रहा हूँ है सबके स्लोप बराबर है। सबके बराबर नहीं है, पहले दो के बराबर है जो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, यानी इन दोनों के स्लोप बराबर है भाई, 0 है। इन दोनों के स्लोप बराबर है 1/0 है, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस है। बात समझ गए? इसलिए Yes, दो दो sir. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकले हैं। ये मैं ज्योमेट्री समझा रहा हूँ कि हमें डेरिवेटिव का बेनिफिट क्या है, आपको ये बनाना नहीं पड़ा और आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, ठीक है। अब समझ गए? अंडरस्टैंड और नॉट? चलो बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत घर पर भी कुछ मेहनत करो। एग्जाम्पल नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। एटीन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व है x - 7 अपॉन x - 2 into x - 3 at the point where it cut the x axis। बहुत ध्यान से सुनना जो लाइन मैंने बोली है, फिर से बोलना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। जो ये कर्व की इक्वेशन लिखी गई है, इसका टेंजेंट और उसकी इक्वेशन बतानी है एट द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस, जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है। अब तुम लोग इसकी ज्योमेट्री समझो, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं ज्योमेट्री पे काम कर रहा हूं, इससे रटना ना पड़े, तुम लोग ऐसे कुछ भी रफली बना के बात को समझ सको।
तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। मान लो ये कर्व एक्स एक्सिस को कहीं यहाँ पे कट कर रहा है, कह रहा है इस पॉइंट से जो टेंजेंट जा रहा है आपको उसकी इक्वेशन बतानी। क्वेश्चन का मीनिंग कौन कौन समझ गया, हैंड रेज करो। सर एक बार और समझा। ठीक है, फिर से मैं पढ़ता हूं बच्चे। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। कह रहा आपको इस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन उस पोजीशन पर बतानी है जहां ये कर्व एक्स एक्सिस को काटता है, यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एक्स एक्सिस पर है। अभी क्लियर, जागृत? यस। डन। अच्छा, अगर एक्स एक्सिस पे काट रहा है तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की क्या खासियत होगी? अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो ना तो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ना आपके पास स्लोप है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप अप्लाई करके क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो। क्या स्पेशल है? इसमें y 0 हो जाएगा। वेरी गुड, इसका y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यही इसमें स्पेशल है। तो इसलिए ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। वेयर द कर्व कट द एक्स एक्सिस देयरफॉर कोऑर्डिनेट इज x, 0 या x1, 0। अब यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से निकल जाएगा, x0 ही लिख दो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर x होता है और सारा y क्या होता है? 0 होता है। अब रीजनिंग, बिकॉज कर्व कट द एक्स एक्सिस देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब आप इस इक्वेशन में y को 0 डाल सकते हो, x - 7 अपॉन x - 2 x - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, 0 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 x - 7 0 x इज इक्वल टू 7। तो दिस इंप्लाइज, यहां मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P लिख देता हूं। दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू व्हाट, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू 7, 0। ये था मेन काम। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया तो अगला काम है स्लोप निकालने का। स्लोप आ गया, 7, 0 पासिंग पॉइंट हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं डेरिवेटिव पर। y इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव पे ध्यान देना, ब्रैकेट कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं है। x - 7 अपॉन x - 2 इंटू x - 3 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y हो गया dy बाई dx, और यहाँ क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल, यानी डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 हो गया x - 7 का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ क्या लगेगा बच्चों? प्रोडक्ट रूल, x - 2 एज इट इज x - 3 का कितना हो गया? 1 प्लस x - 3 एज इट इज x - 2 का हो गया 1, और नीचे अपने पास आ गया x - 2 और x - 3। ठीक है, अब हम इसको ज्यादा सॉल्व क्यों करें? हमें पता है अगर ये 7 0 से स्क्वायर नहीं होगा? सर नीचे होल स्क्वायर नहीं होगा? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। अब इसको हम ज्यादा सॉल्व क्यों करें? क्योंकि हमें पता है कि x - 7 0 जब पुट करोगे तो ये पूरा 0 ही हो जाने वाला है ना? 7 - 7 0 0 इंटू समथिंग 0। तो आपने इस स्टेप को कैसे शो करना है? सीधे लिखना है dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विच इज 7 0। तो वो 0 वाले पार्ट खत्म ही कर दो, कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है, खत्म। 7 - 2 7 - 3 डिनोमिनेटर में भी हो गया 7 - 2 7 - 3 होल स्क्वायर। 7 - 2 आ गया 5, 7 - 3 आ गया 4, ये भी हो गया बेटे 5 इंटू 4 होल स्क्वायर। कट करके आंसर आ गया 1/20। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ गया? 1/20। नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, is equal to
y माइनस y1 यानी 0, 1/20 x माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई 20y इज इक्वल टू x माइनस 7, इक्वेशन बन गई x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों फटाफट, अच्छा अब तुम लोगों का जो होमवर्क है वो फर्स्ट 15 क्वेश्चन है, पहले 15 क्वेश्चन, ठीक है, और थोड़े से एग्जाम्पल बचते हैं, एक 19 और एक 20 बचता है, बाकी लगभग हो चुके हैं, ठीक है। सर आपने 1 to 10 दिए थे तो उसमें 9 में डाउट आया था, 9 और 10। अगली क्लास में डिस्कस करता हूँ, एक बार और ट्राई करो। सर 7 में नहीं हुआ था। मैं करूंगा अगली क्लास 7 में समझा दे। एक साथ ही सर प्रॉब्लम 7-8 हो जाएंगे सर, वो इसी में जो आपने कराया ठीक है है। उसमें नहीं है। मैं कहता रहा हूँ आज तुम लोगों ने कुछ और एग्जाम्पल समझे हैं, फिर से अपने डाउट को एक बार देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होंगे तो करेंगे फिर अगली क्लास में। अगली क्लास में डाउट क्लास की है टेंजेंट की, ठीक है। ये वाला सबको समझ में आ गया या नहीं? हैंड रेस करो अगर समझ गए हो तो। सर जूम कर देना। ओके सर वैसे जो टर्म 1 का बोर्ड का पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा? टर्म 1 का मार्क्स तो नहीं अभी कुछ इसमें क्लियर हुआ है, बट वैसा 90 मिनट का है, 1.5 घंटे का है, तो यानी 1.5 घंटे में अपने पास कितने हो गए? सर कितने क्वेश्चन सर आएंगे? 90 मार्क्स का ही होगा सर। नहीं नहीं नहीं, हर एक क्वेश्चन में लगभग 2-3 मिनट का गैप दिया जाता है, 1 मिनट का एक क्वेश्चन। सर कितने क्वेश्चन आएंगे? ठीक है, अब आप ये समझ लो कि 90 है ना, तो 60 क्वेश्चन के करीब होंगे, मैक्सिमम 60। सर 40 नहीं होंगे सर, क्योंकि अगर हाफ करेंगे उसका टोटल का 80 मार्क्स का तो 40 इसमें 40 उसमें। 90, अच्छा 90 मिनट है ना, 90 मिनट है तो क्योंकि सर 90 यूटी भी मिनट 90 का होता है सर, और वो हाँ। 40 का होता है। नहीं, जो मार्किंग है पेपर जो इनका बनाएंगे जो पेपर, 1 नंबर का एक क्वेश्चन वो अगर करते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा नहीं कि 90 क्वेश्चन हो जाएंगे ना। अब मान लो 50 क्वेश्चन तो 50 नंबर, 50 नंबर ऐसा हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 50 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, 45 हुए ना 2 मिनट में 45, तो मुझे ऐसा लगता है 50% का मतलब 50 नंबर का ये पेपर, 50 नंबर का वो पेपर, तब 100 नंबर बनेंगे। ये होता सर है। हमारी मैम भी 50 बोल लेकिन रही है। इंटरनल का सर, इंटरनल भी तो होते 20 नंबर के। वो तो सब फिर उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसा करा जाएगा ना, ऐसा नहीं कि 100 नंबर वो पूरे हो गए, मतलब 100 का पेपर हो गया, फिर उसका कुछ परसेंटेज उठाएंगे ना वो, अच्छा ओके। ऐसे होगा ना। अच्छा 40 नंबर का होता है 90 मिनट का, तो यूटी में तो वो हो रहा होगा ना, यूटी के अंदर तो इसमें वन वर्ड भी आएंगे, ये सारे एमसीक्यू आएंगे? सारे एमसीक्यू आएंगे उसमें, बस उसमें आपको ओएमआर शीट मिलेगी और उसको स्कैन करके बोर्ड में भेजा जाएगा, ठीक है। सर तो उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा सर क्या? हाँ हाँ, वो यही हो गया कि अगर कोई चीट करके भी उसको कर देगा, बस मार्किंग कर देगा सारी, तो उसके नंबर फुल आ जाएंगे, वो कोई नहीं देख रहा कि उसने कैसे किया है इसको, ओएमआर शीट जाने वाली है बस, जैसे और एंट्रेंस में होता है, लेकिन उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो एडवांटेज तुम्हारी ही है, तुम 90 के 90 पे मार्क करोगे, या सॉरी जो भी 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 से 50 मार्क करोगे जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो, है ना। यस। गलत हो गया तो कोई घाटा नहीं, सही हो गया तो नंबर मिल जाएंगे। अब बताओ इसमें क्या गलती है, सही तो है, कुछ है खराब? सर 2-2 नंबर वाले भी होंगे इसमें, सिर्फ 1-1 नंबर के होंगे? इसमें सारे 1 नंबर के ही होंगे, और मतलब क्वेश्चन 2 कैटेगरी में है। एक कैटेगरी होगी जिसमें आपको एक पूरा का पूरा केस दिया जाएगा, केस स्टडी करनी है, पिछले साल वो क्वेश्चन है, अगर तुम लोगों को समझना हो कि केस स्टडी क्वेश्चन क्या है। हमारे 11th में भी आई थी सर केस स्टडी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही केस स्टडी टाइप में यहाँ पर भी केस स्टडी भी होंगे और 1 मार्कर क्वेश्चन भी होंगे। पिछले साल का जो पैटर्न था ना, 20 नंबर का जो पेपर था पिछले साल का,
उसमें 1 मार्कर क्वेश्चन भी थे और मतलब 16 क्वेश्चन 1 मार्कर थे और शायद 4 क्वेश्चन जो थे, 4 या 2 क्वेश्चन, वो याद नहीं एग्जैक्टली मुझे, वो आपके 4-4 नंबर के थे। तो 20 नंबर ऐसे कुछ बनाए थे, देखना पड़ेगा। तो कुछ आपके आएंगे केस स्टडी करके 1 मार्कर के आंसर करना और कुछ डायरेक्ट 1 मार्कर आएंगे। तो जिसमें से केस स्टडी वाला सबको थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि वो नया है, उस पर ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, बाकी 1 मार्कर तो कर ही लोगे। समझ गए? ये है पैटर्न। केस स्टडी वाले में टाइम भी लगता है, तो उसको 4-4 नंबर में डिवाइड करके हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन फिर कम किए जाएं क्योंकि केस स्टडी पढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इतना नहीं कहा जा सकता कि पूरे के पूरे बस 50 कुल मिला करके देखो कितने क्वेश्चन बनते हो, तो देखा जाएगा बनाए तब। ठीक है सर एक्सपेरिमेंट हमारे साथ ही होता है सर, पिछली बार भी 10th में भी सर 1 मार्क कर दे। एक्सपेरिमेंट क्या है, तुम लोगों के साथ तो समझ लो अच्छा ही हो रहा है, बच रहे हो, नहीं तो बाकी के साथ ऐसा नहीं होता। नहीं सर वो कहते रहे सर अगर ऑफलाइन नहीं होंगे तो ऑनलाइन भी लेंगे ही। नहीं इसमें हाँ ऑनलाइन, अब जो ऑनलाइन वाला एग्जाम है वो तो जानते ही हो सभी क्या है वो, है ना। ऑनलाइन में तो सब जुगाड़ू हैं, गूगल बाबा लेके बैठ जाते हैं, सब बैठ जाएंगे यार 12th की तो है, घर वाले भी साथ दे देंगे तुम्हारा कि यार बोर्ड में जाना है, चलो कोई बात नहीं आ रहा, बच्चे की मदद ही कर देते हैं सभी, तो दया तो सब दिखाते ही हैं, है ना। कोई कोई मेरे को भी क्वेश्चन भेज दोगे कि सर फटाफट करके बताना जरा, या नहीं करोगे? कौन कौन इतना ग्रुप में कर ईमानदार है? लेंगे पेपर, बताना आसपास बताते रहेंगे एक दूसरे को, आना आस पास बताते रहते हैं। जिस दिन जिसका पेपर होता है ऑनलाइन में MCQ वाला, उस दिन मेरे को व्हाट्सएप आए जाते हैं, क्या कर सकते हैं, सभी के साथ तो यही चल रहा है। ठीक है, सर आप एक करते हो पेपर फिर उनका, बच्चों का? मैं ये रिकॉर्डिंग जो है